रहे हैं उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन है। सभी गणमान्य अतिथियों का आप सबकी तरफ से, आप प्रतिभाओं की तरफ से, प्रतिभाओं का जमावड़ा, प्रतिभाओं का मेला बहुत कम देखने को मिलता है और इतनी सारी प्रतिभाएं सामने हैं। तो ये एक विजन था, एक सोच थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो स्वयं चाहते हैं कि हम अपनी प्रतिभाओं को सम्मानित करें। किसी भी क्षेत्र की प्रतिभा हो, हमेशा उनके द्वारा सम्मानित किए जाने के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और सुपर 100 के बच्चों की जहाँ तक बात है, पिछले साल भी जो बच्चे जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनको भी सम्मानित किया था। और इस बार भी सर आपकी उस सम्मान से प्रेरित होकर इन बच्चों ने और भी बहुत सराहनीय प्रदर्शन किया है। हम सब जानते हैं कि पिछले साल आपने एक और उपहार दिया था, जो 2 हमारे केंद्र थे, रेवाड़ी और पंचकुला के बाद हिसार और करनाल, 2 केंद्रों का जो उपहार आपने दिया था और जो फल सर आपने बोए थे उसका सुपरिणाम हमारे सामने आ गया है। और इस बार हमारे 29 बच्चों ने IIT JEE एडवांस परीक्षा में सफलता अर्जित की है, जो बहुत ही एक बड़ी बात है। और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2020 में जिन 58 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, वो प्रतिभाएं सर इस समय हमारे सामने बैठी हैं। 21 लड़कियां और 37 लड़के, ये वो प्रतिभाएं हैं जो हमारे सामने बैठी हैं। इनका भी अभिनंदन और स्वागत हम करते हैं। तो आज हम सबके लिए देवी और सज्जनों, प्यारे बच्चों, बहुत ही खास मौका है, क्योंकि प्रतिभाओं का जब सम्मान होता है बात बहुत खास होती है। केवल आपका सम्मान ही नहीं है, आपके माध्यम से उन तमाम लोगों का सम्मान है जो अभी आपसे प्रेरणा पाएंगे, जिनको इस राह पर चलना है, जिनको संघर्ष करना है, जिनको मेहनत करनी है और उन सबको बताना है कि मेहनत करेंगे आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से प्रदेश सरकार आपके लिए हमेशा स्वागत के लिए खड़ी रहती है। ये एक संदेश देने की कोशिश की गई है। एक बार फिर से मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और अब डॉक्टर महावीर सिंह जी से मैं निवेदन करूँगा कि एस्कॉर्ट करके हमारे सभी गणमान्य अतिथियों को लेकर जाएं, ताकि उनके कर कमलों से दीप प्रज्वलित करा के औपचारिक शुरुआत आज के इस कार्यक्रम की करते हैं। हम भारतीय लोग कोई भी खास दिन, कोई भी खास मौका ईश्वर को याद करके करते हैं और ईश्वर को याद करते हुए दीप प्रज्वलन करते हैं। और सरस्वती विद्या की देवी, जिसकी उपासना करके आप सब यहाँ पर आए हैं, जिसका आशीर्वाद हम सबको चाहिए, और एक कामना पूरे विश्व के लिए कि अज्ञानता का ह्रास हो जाए और सत्यम शिवम सुंदरम की प्रतिष्ठा पूरे जगत में हो जाए। और जिन लक्ष्यों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ते रहें, ऐसी कामना प्रभु से आप सबके लिए भी और पूरे समाज के लिए भी हम करते हैं। ये दीप प्रज्वलन उसी का एक प्रतीक होता है। और हम लोग कोई भी शुभ काम ईश्वर को याद करके करते हैं, परम सत्ता को याद करके करते हैं। और उसी को याद करने के लिए हमारे सभी गणमान्य अतिथि आपके सामने माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय पुष्पांजलि भी अर्पित कर रहे हैं सरस्वती के चित्र के सम्मुख। और दीप प्रज्वलन के बाद औपचारिक शुरुआत आज के कार्यक्रम की उन्होंने कर दी है। बहुत बहुत आभार श्रीमान। हमारे दूसरे गणमान्य अतिथि भी दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत आभार श्रीमान आपका। और मैं अब कोई देरी न करते हुए आनंद मोहन शरण साहब से, जो प्रधान सचिव हैं उच्चतर शिक्षा के, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य अतिथियों का अभिनंदन और स्वागत करें। श्री मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री हरियाणा, परम आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री हरियाणा, आदरणीय श्री कंवरपाल जी, एजुकेशन मिनिस्टर हरियाणा, आदरणीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा, आदरणीय श्री रतनलाल कटारिया जी, सांसद अम्बाला एवं पंचकुला, मेरे साथी सीनियर अधिकारीगण श्री डॉक्टर महावीर सिंह जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्कूल एंड प्राइमरी एजुकेशन, यहाँ पे मौजूद मेरे सभी HODs, साथीगण, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2020 में सफलता प्राप्त सभी कैंडिडेट्स, ऑफिसर्स, उनके पेरेंट्स एवं गार्जियंस, जिनको बहुत ही गर्व
वो होगा जब उनके बच्चों ने ये परीक्षा पारित करी। सुपर 100 हरियाणा सरकार की जो बहुत ही एक यूनिक स्कीम है, उसके माध्यम से पढ़ के सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए लगभग जो 30 बच्चे उत्तीर्ण हुए आईआईटी की परीक्षा में, वो उनके पेरेंट्स एवं गार्जियंस एंड समस्त अतिथिगण, आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जितने भी इन दोनों प्रोग्राम सिविल सर्विसेज एवं सुपर 100 प्रोग्राम में जो बच्चे उत्तीर्ण हुए उनको सम्मानित करने का जो परिणाम रखा, इसके पीछे पिछले कुछ सालों से जो पूरे हरियाणा में एक एजुकेशन का माहौल बना, क्योंकि मैं हायर एजुकेशन को देख रहा हूँ, मैं उसके बारे में ज़्यादा आपको विस्तार में बताना चाहूँगा कि हरियाणा में लगभग 34 यूनिवर्सिटीज़ हैं आज की तारीख में, लगभग 900 कॉलेजेस हैं विभिन्न कैटेगरीज के, 4 टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, 200 के करीब पॉलिटेक्निक्स हैं। कहने का तात्पर्य इस पूरा एक जो एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का एम्बियंस बना, उस माहौल के तहत लगभग 60 बच्चों ने सर इस बार जो हरियाणा से जुड़े हुए हैं सिविल सर्विसेज परीक्षा पास करी। साथ में काफ़ी अनेक बच्चे और होंगे जिनका इनडायरेक्टली हरियाणा से जुड़ाव होगा, परंतु जो हमारे नॉलेज में या वैसे नहीं आ पाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार की प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही तरीके से वो बनाई है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं 3-4 हमारी मीटिंग्स लेके उसको क्रियान्वित करने के लिए, जिसका लक्ष्य भारत सरकार ने 2030 रखा, परंतु हरियाणा सरकार ने 2025 तक लागू करने का फैसला करा। एक विशेष पहल सर, जब इन बच्चों को सर साइटेशन दी जा रही थी सुपर 100 वाले, उन बच्चों ने अपनी एक मुद्दा रखा कि सडनली जब वो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में और आईआईटी में जाके या कोचिंग में इंग्लिश मीडियम आती है प्राइवेट सेक्टर में, माननीय सीएम साहब ने 15 दिन पहले ही फैसला करा, जो कि एक बहुत अद्भुत फैसला है कि हरियाणा के टू स्टार्ट विद 4 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर में एडिशनल सीट्स एआईसीटी से लेके हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाएगा, जिसके लिए एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बधाई भी देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा, आप सबको बधाई देना चाहूँगा कि एक जो हरियाणा में स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा का जो माहौल है, इसके तहत आने वाले समय में हरियाणा चाहे छोटा प्रदेश है, परंतु यहाँ के बच्चे हरियाणा का नाम और ज़्यादा रोशन करेंगे। और जो ये सुपर 100 के आज कामयाब बच्चे बैठे हैं, इनमें से 4-5 साल बाद आगे जाके इस तरफ सिविल सर्विसेज में भी वो कुछ ना कुछ ज़रूर उत्तीर्ण होंगे। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार श्रीमान। आनंद मोहन शरण साहब गणमान्य अतिथियों का अभिनंदन स्वागत कर रहे थे। अब अंगवस्त्र से सभी गणमान्य अतिथियों का अभिनंदन और स्वागत करना चाहेंगे। डॉक्टर महावीर सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय को अंगवस्त्र देकर उनका सम्मान करें। और आप सबसे निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होगी। मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान, जोरदार ताली। शिक्षा मंत्री महोदय का सम्मान अंगवस्त्र के साथ, जोरदार ताली आप सबकी तरफ से। माननीय ज्ञानचंद गुप्ता साहब विधानसभा अध्यक्ष, उनका सम्मान।
कटारिया साहब, सांसद महोदय, उनका सम्मान। जोरदार ताली आप सबकी तरफ से। बहुत बहुत आभार श्रीमान। और अब कोई देरी न करते हुए मैं डॉक्टर महावीर सिंह जी से निवेदन करूंगा अपने उद्बोधन के लिए। डॉक्टर महावीर सिंह। आज के सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, आज के इस प्रोग्राम में सदारत कर रहे हरियाणा सूबे के शिक्षा मंत्री श्रीमान कंवरपाल जी, श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, माननीय अध्यक्ष विधानसभा, माननीय रतनलाल कटारिया जी, सांसद लोकसभा क्षेत्र अंबाला, मेरे साथी आनंद शरण जी, तमाम जिलों से आए हुए अलग अलग स्कूलों से संबंध रखने वाले, विद्यालय शिक्षा विभाग से जुड़े हुए तमाम अधिकारीगण, आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तमाम मशरूफियत के बावजूद आप सब लोगों के लिए अपना समय निकाला और आज आपके बीच में तशरीफ फरमा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज यहाँ पर बैठे हुए जितने भी कामयाब सिविल सर्विसेज 2020 की परीक्षा में कामयाब हमारे अधिकारी जो हरियाणा से नाता रखते हैं, हरियाणा के पवित्र भूमि से उनका जुड़ाव है, मैं अपनी तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से और हरियाणा सरकार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मुझे ये बात कहते हुए और हर्ष होता है क्योंकि इस हरियाणा की पवित्र धरती से मेरा भी संबंध रहा है। हरियाणा के हिसार जिले से एक छोटे से गांव से मैं भी संबंध रखता हूं। 1989 में इसी तरह की एक परीक्षा में पास होकर हम यहाँ पे आए। लेकिन उससे ज़्यादा मेरे लिए गर्व की बात यह है कि मेरे दाईं ओर ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये उस परिवेश से आते हैं, उस ग्रामीण आंचल से आते हैं जहां संसाधनों की कमी है लेकिन हुनर की कमी नहीं है, उनमें टैलेंट की कमी नहीं है। उस हुनर को तलाशना और उसके बाद तराशना, ये दो शब्द माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बताए और उसी प्रक्रिया को आगे रखते हुए एक सुपर 100 स्कीम का एक संचालन सरकार की तरफ से किया गया। आप सब लोगों ने सुना होगा, सुपर 30 के नाम से प्रोग्राम बिहार में चालू हुआ था। ठीक उसी की तर्ज पर हमने हरियाणा में सरकारी स्कूलों से संबंध रखने वाले, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से और उनके माँ बाप आप यहाँ पे आए हुए हैं, उनके गार्जियंस भी यहाँ पे आए हुए हैं, इन्हीं विद्यार्थियों के पीछे बैठे हुए हैं, उनसे रूबरू होते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि साधन संपन्न लोगों को तो ये सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन कहीं भी ये कमी महसूस होती है तो ग्रामीण अंचल में रहने वाले बच्चों के लिए और खास तौर पर जो हमारे सरकारी स्कूल से संबंध रखने वाले बच्चे हैं, शायद वो इस बात से महरूम रह जाते हैं क्योंकि साधन ना होने की वजह से उनका हुनर तराशने की ये जो सरकारी स्कीम में पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने की है, उसका मैं तहे दिल से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भी करता हूं। ये सज्जन जो अभी मंच पर आ रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा इनका हार्दिक अभिवादन करें। नवीन मिश्रा जी हैं। नवीन मिश्रा जी भी बिहार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इनकी कर्म क्षेत्र और कर्म मंडली हरियाणा में बन गई। बिहार से जैसे तैसे इनका खिंचाव हरियाणा की धरती से ज़्यादा जुड़ गया और धीरे धीरे ये हमारे इस विद्यालय परिवार से जुड़ गए। इन्होंने 2015 में शायद रेवाड़ी में एक अपना विकल्प फाउंडेशंस नाम से एक संस्था चालू की, जहां पे बच्चों को ये IIT JEE एडवांस की तैयारी करवाते थे और उसी हुनर को पारखी अगर मिल जाए तो वो जौहरी हैं जिन्होंने इस तरह से जो हुनरमंद हमारे बच्चे हैं उनको तराशा है। इन्होंने वो 2015 से सारे कार्यक्रम चालू किया। 2018 में हम इनके साथ में जुड़ गए। 18 से 20 में पहली मर्तबा
पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से एक इसी तरह का कार्यक्रम हमने आयोजित किया था, जिसमें 23 बच्चे हमारे निकले थे। इस बार 28 बच्चे निकले हैं। एक बच्चा जो खोरी हमारा जो सरकारी स्कूल है, उसने इस सिस्टम का फायदा तो नहीं उठाया, लेकिन उनका देखिए कितना बड़ा हुनर है, कितनी मेहनत और परिश्रम की बात है। उसने अपने दम पर बगैर किसी कोचिंग के भी उन्होंने IIT की परीक्षा में कामयाबी हासिल की। हमें कृतज्ञ होना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री जी का, जिनकी दूरदर्शिता, उनका दिशा निर्देश और उनकी ये सोच इस बात को साबित करती है कि हमारे यहाँ पे माहौल तैयार करना है। हमारे यहाँ पे हुनरमंद बच्चे हैं, उनको केवल एक थोड़ी सी तराश करने की जो स्थिति बन जाए और एक दिशा निर्देश करते हुए ऐसा माहौल बन जाए, तो निसंदेह ये बहुत कामयाबी की ऊंची से ऊंची बुलंदी को छू सकते हैं। मुझे ये विश्वास इस बात से है कि 2 या 3 दिन के बाद में नीट का भी परिणाम आने वाला है। और मिश्रा जी अभी मंच पर तशरीफ फरमा है, इन्होंने मुझे आश्वस्त किया है, पिछली बार इतना अच्छा रिजल्ट हमारा नहीं था। इसी सुपर 100 के कार्यक्रम से इन्होंने ये बात यहाँ तक कही है कि कम से कम 2-3 बच्चे तो शायद हमारे एम्स में निकले, लेकिन कम से कम 10-12 बच्चे हमारे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में भी जाएंगे। ये 2-3 दिन के बाद में जब रिजल्ट आएगा तो हम आपके एक बार फिर से हम आपके रूबरू होंगे, उनको भी सम्मानित करने की बात कहेंगे। मैं आपका ज़्यादा समय न लेता हुआ, क्योंकि आप माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी से जब सीधा वार्तालाप करेंगे तो उनके विचारों से जब वो आपको प्रेरित करेंगे, वो आशीर्वाद आप लेना चाहेंगे, तो मैं एक बार फिर अपनी तरफ से, शिक्षा जगत की तरफ से, माननीय शिक्षा मंत्री की तरफ से, हमारे हरियाणा से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम वो अफसरान जो आने वाले समय में अलग अलग क्षेत्रों में जाके, अलग अलग राज्यों में जाके अपनी सेवाएं देंगे, उन सभी सिविल सर्विसेज 2020 में कामयाबी हासिल किए वो जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको अपना हार्दिक अभिवादन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। उनके जो परिवार से संबंध रखने वाले जितने पेरेंट्स आए हुए हैं, गार्जियन आए हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये छोटे बच्चे, जो प्यारे बच्चे आज इस तरह की कामयाबी हासिल करके ना केवल अपने परिवार का, बल्कि पूरे प्रांत का और पूरे प्रदेश का नाम रोशन करेंगे, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत आभार श्रीमान आपका। दिव्य सज्जनों, एक ज़माना था जब ये कहा जाता था कि जो चीज़ सरकारी होती है वो असरकारी नहीं होती, लेकिन परिस्थितियाँ बदली हैं। सरकारी शिक्षा के बारे में कम से कम ये बात नहीं कही जा सकती। लाखों विद्यार्थी निजी स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं। सरकारी स्कूलों की एक आम जन के मन में एक धारणा बदली है, सरकारी स्कूलों की विश्वसनीयता बदली है। 6-7 सालों में लगातार ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ऐसे परिवर्तन रातों रात हो गए हो ऐसा नहीं होता, इसके पीछे एक लंबी साधना होती है। इसके पीछे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की इच्छा शक्ति है, इसके पीछे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का समर्पण है, उनकी मेहनत है, इसके पीछे हमारे कुशल प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यकुशलता है और बहुत से गुरुजनों की, प्राध्यापकों की, अध्यापकों की मेहनत है। इन सब का परिणाम है कि इतना अच्छा आज परिवेश पूरे प्रदेश में शिक्षा का बन रहा है। शिक्षा मंत्री महोदय हमारे बीच में हैं, आपकी जोरदार तालियों के साथ आइए उन्हें आमंत्रित करें। आज के इस कार्यक्रम में हम सबका मार्गदर्शन करने, हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में पधारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे सांसद श्री रतन लाल कटारिया जी, हमारे सेकेंडरी एजुकेशन के CS श्री महावीर जी, हायर एजुकेशन के CS श्री आनंदमोहन शरण जी, और इस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हमारे नवीन मिश्रा जी। और आज इस कार्यक्रम में सिविल सर्विसेज में जिन्होंने सफलता प्राप्त की और हरियाणा का नाम पूरे देश में रोशन करने का काम किया, ऐसे सभी महानुभाव और ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी जो सरकारी स्कूलों में हैं, उन्होंने IIT में जिन्होंने सफलता प्राप्त की, वो सभी हमारे प्यारे बच्चे। हरियाणा का जो नाम है वो शुरू से एग्रीकल्चर के नाम से मशहूर था कि हरियाणा के लोग खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, इस फील्ड के तो मास्टर हैं ये, लेकिन दूसरे फील्ड में हमारा कोई नाम नहीं था इतना। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में जिस प्रकार से खेलों में हरियाणा के बच्चों ने नाम कमाया,
और विशेष करके लड़कियों ने। और बाहर से कई बार प्रदेशों से, दूसरे प्रदेशों से फ़ोन आते हैं कि भाई ये आपकी लड़कियां कैसे इतने इनाम जीत के आती हैं, क्या आप करते हैं। तो जिस प्रकार से पूरी दुनिया में, पूरे देश में हमारा नाम उन्होंने रोशन किया, तो एक गरिमा बढ़ी है। लेकिन अभी जिस प्रकार से आपने सिविल सर्विसेज में जो नाम किया है, तो उससे निश्चित तौर से और भी पूरे देश में हरियाणा का गौरव बढ़ा है। और मैं समझता हूं कि जो सर्वांगीण विकास की बात होती है, जो विकसित की बात होती है कि विकसित क्या है, तो निश्चित तौर से जब हर फील्ड में हम सफल होंगे, जब देखेंगे कि भाई आईएएस बनने वाले, आईपीएस बनने वाले, आईआरएस बनने वाले भी हरियाणा से बहुत बड़ी संख्या में हैं। और अगर खेती की बात करते हैं तो अच्छे किसान भी वही हैं, और अगर डेयरी की बात करते हैं तो अच्छी डेयरी वाले भी वही हैं, और अगर बिजनेस की बात करते हैं तो अच्छा बिजनेस करने वाले भी वही हैं। तो जब इस प्रकार का माहौल पूरे देश में बढ़ेगा, निश्चित तौर से देश को बहुत बड़ा लाभ होगा। हमारी जिम्मेदारी है, और हम इस प्रकार के अगर लोग हम देते हैं, इस प्रकार के नौजवान अगर हम देश को देते हैं, तो निश्चित तौर से ये भी एक देश की सेवा है, हम देश की सेवा कर रहे हैं। तो मुझे पूरा गौरव है इन सभी नौजवानों पर जिन्होंने, और मैं उनके अभिभावकगणों को प्रणाम करता हूं कि इस प्रकार का माहौल उन्होंने परिवार में दिया और उन बच्चों की तैयारी के लिए, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है ये। उसके लिए निश्चित तौर से माँ बाप को भी बड़ा त्याग करना पड़ता है, पूरे परिवार को त्याग करना पड़ता है। मैं कई जगह सुना है कि उन्होंने कई बार बताते हैं कि हमने तो टीवी नहीं चलाया जितने तक, टीवी बंद कर दिया, किसी ने भी टीवी नहीं देखा परिवार में, क्योंकि बच्चे को सिविल सर्विसेज में जाना था। और इसी प्रकार से जो अभी आईआईटी में जिस प्रकार से हमारे बच्चों का एडमिशन हुआ 28 का, जैसा अभी महावीर जी ने बताया, तो मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ा काम है। ऐसे बच्चे जिनके पास इस प्रकार के संसाधन नहीं थे कि वो इस प्रकार की कोचिंग, महंगी कोचिंग दे सके, लेकिन उनके पास प्रतिभा थी। लेकिन अगर उस प्रतिभा का लाभ नहीं मिलता तो निश्चित तौर से नुकसान उनका नहीं, उसके साथ साथ देश का भी नुकसान था। लेकिन नवीन मिश्रा जी ने जो एक काम की शुरुआत की, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से सहयोग देके उन बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया, और मैं कई बार कहता हूं कि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं है। ये ऐसे बच्चे हैं जिनको ताकत का कोई एक कैप्सूल नहीं दिया हमने, एक इंजेक्शन नहीं दिया, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इनकी अपनी ताकत है, अपना दिमाग है, और उससे जब इनको थोड़ी सी मदद मिली तो निश्चित तौर से इन्होंने एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की। और मुझे पूरी उम्मीद है कि देश के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान होगा। कल इसी प्रकार से जैसा अभी महावीर जी ने कहा, भी आनंद मोहन शरण जी ने भी कहा कि सिविल सर्विसेज में भी ये लोग आएंगे, लेकिन जहां भी आएंगे तो निश्चित तौर से नया कमाल करके दिखाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मैं अपनी ओर से आप सभी को बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं आपको, और मैं आपके अभिभावकगणों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि विशेष करके जो हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं, मैं समझता हूं कि मैं गांव का आदमी हूं, और मैंने वो दौर देखा, जो दौर मैंने उस टाइम देखा, वो दौर आज इन बच्चों के लिए है, क्योंकि इनके पास बहुत से काम है। माँ बाप कई बार उनको भी इच्छा रहती है कि ये काम करवा लो, ये काम करवा लो, तो निश्चित तौर से उन्होंने वो काम छोड़ दिए होंगे, और उस टाइम उस माँ ने भी अपने आप किया होगा, पिताजी ने भी अपने आप किया होगा, यानी का कोई छोटा या बड़ा भाई होगा, उसने कहा होगा नहीं मेरा भाई अगर यहाँ जाए, तो उसने भी किया होगा। तो इस प्रकार का माहौल देके ताकि तैयारी करें, तो उन सभी अभिभावकों को भी प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। जय। बहुत बहुत आभार श्रीमान आपका। दीदी और सज्जनों, आपने कल अगर टेलीविजन देखा हो तो आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब की हरियाणा के बारे में टिप्पणी सुनी होगी। नहीं सुनी तो मैं आपको बता देता हूँ। मोदी साहब ने कहा है कि हरियाणा में जो नेतृत्व है, जिस तरह से इनोवेटिव काम कर रहा है, वो दूसरों के लिए अनुकरणीय है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में दूसरे राज्यों के लिए हरियाणा एक प्रेरणा बन रहा है, और पिछले 5 दशकों में सबसे उत्तम और रचनात्मक काम करने वाली प्रदेश की सरकार को मोदी साहब ने बहुत बहुत बधाई दी है। मोदी साहब, प्रधानमंत्री महोदय अगर किसी प्रदेश की सरकार के बारे में, किसी मुख्यमंत्री महोदय के बारे में ऐसी टिप्पणी करते हैं, तो ये सुनकर हम सबका हृदय बहुत खुशी से भर जाता है, हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि वो नेतृत्व संयोग की बात है कि इस समय हमारे सामने बैठा है। आपकी जोरदार तालियों के लिए, उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी।
हमारे बीच में हरियाणा सरकार में मेरे साथी शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी, विधानसभा में हमारे अध्यक्ष और यहाँ पंचकुला से विधायक माननीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, इसी क्षेत्र के अम्बाला लोकसभा क्षेत्र के हमारे सांसद श्री रतनलाल कटारिया जी, स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त प्रधान सचिव श्री महावीर सिंह जी, उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री आनंद मोहन शरण जी, विभाग के महानिदेशक डॉक्टर चंद्रशेखर खरे जी, माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक श्री जे गणेशन जी, हमारे यहाँ के डीसी साहब, उपस्थित सभी अन्य अधिकारीगण और हमारी आशाओं के प्रतीक युवा शक्ति, इस देश की भविष्य की बागडोर को ध्वजवाहक के रूप में आगे बढ़ाने वाले मेरे नौजवान साथियों, होनहार विद्यार्थियों, आज बहुत ही एक खुशी का ये प्रसंग है कि एक प्रतिभा वो हमारे सामने बैठी है। वो प्रतिभा जिसको तलाशने और तराशने की बात महावीर जी ने की है, ऐसे सब बंधु इस वर्ष के ऐसे जो प्रतियोगी हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा 2020 जिन्होंने सफलता प्राप्त की, और इसी प्रकार से जो IIT JEE एडवांस परीक्षा 2021 इसके जो हरियाणा प्रदेश के जितने भी सफल ऐसे प्रतिनिधि हैं आज वो यहाँ आए हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही उनके माता पिता, उनके शिक्षक और ख़ास करके हमारी जो सुपर 100 के माध्यम से जो IIT JEE के एडवांस 2021 के जो यहाँ प्रतिनिधि चुन करके आए हैं, उनका श्रेय तो मैं निश्चित रूप से हमारे सुपर 100 के अग्रणी जो हमारे शिक्षक हैं, जो सारा इस विषय को देखते हैं, श्री नवीन मिश्रा जी, मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, जैसे हमको ये सफलता मिली है, निश्चित रूप से इसका श्रेय हमारे माता पिता को, हमारे शिक्षकों को भी जाता है। और इसका वातावरण न केवल अपने गांव और शहर में बल्कि पूरे प्रदेश में और देश में भी ये जाता है कि कौन से प्रदेश के कितने जो छात्र हैं वो पढ़ लिख करके आगे इस कदम पर, इस सफलता पर आगे बढ़े हैं, उसका जो नाम है उस प्रदेश के नाम को भी ऊंचा रोशन करता है। हम भी गौरवान्वित हैं। आप मुझे देख करके खुश हो रहे होंगे कि नहीं हो रहे होंगे, लेकिन मैं आपको देख करके बहुत खुश हो रहा हूं आज। क्योंकि आखिर इस प्रदेश की जिम्मेवारी जब हमने संभाली थी 2014 में, तो विचार किया था कि प्रदेश की कोई एक दिशा की प्रगति नहीं, सर्वांगीण प्रगति, सर्वांगीण उन्नति, हर क्षेत्र की उन्नति ये चाहिए। चाहे वो रोजगार है, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे वो भौगोलिक विकास है, चाहे हरियाणा का नाम, हरियाणा का गौरव ऊंचा करने के लिए देश और दुनिया में अपना नाम कमाने की बात है। ये सब बातें हमने करनी है। तो काम के नाते से काम बहुत है, लेकिन उसको करने के लिए हमको जब आप जैसे साथी और सहयोगी मिल जाएंगे तो ये रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जैसा कहा, सबका साथ, आगे क्या कहा, सबका विकास, और फिर क्या जोड़ा, सबका विश्वास, और फिर क्या जोड़ा, सबका प्रयास। चारों चीजें चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो हमारा सबका प्रयास होगा तो हम हरियाणा को कहीं का कहीं ले जा सकते हैं। इसलिए हमें इस अवसर पर, जहां से हमारी यात्रा शुरू हो रही है, प्रदेश के हित में तो यात्रा अब शुरू हो रही है। अभी तक तो हमने अपनी पढ़ाई की और उस पढ़ाई के नाते से अपना किस प्रकार से दिशा तय करके और एक
हासिल करना अपना लक्ष्य, उस लक्ष्य को हासिल करने तक यहाँ आए हैं। लेकिन आज से हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। हम में से चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई आईआरएस बनेगा, कोई देश को यानी प्रगति के नाते से बड़ा ओहदे के ऊपर जाएगा, जेई के नाते कोई बड़ा इंजीनियर बनेगा। और अभी तो हमारी नीट की परीक्षा का परिणाम आने वाला है, जैसा बताया, हो सकता है उसमें से भी बहुत से लोगों को सफलता मिले, उधर आगे बढ़ जाएंगे। तो क्षेत्र कोई भी हो, उस क्षेत्र के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुझे खुशी है एक और बात की भी कि मेरे साथ हर वर्ष एक 25-26 सदस्यों की एक टीम सहयोगी के रूप में काम करती है, जिसको मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी CMGG ऐसा नाम दिया गया है। और इस बार की इस सिविल सर्विसेज में एक हमारा बंधु जो सोनीपत में CMGG था ऐसे 4 वर्ष पहले, प्रणव विजय वर्गीस, उसको 65वां स्थान मिला है। ये हमारे बीच में 65वां रैंक है। तो सरकार के साथ एक वर्ष काम करने का इनका अनुभव, वैसे तो इनकी प्रतिभा पहले से भी है, तभी बैठी इनकी प्रतिभा पहले से भी है, तभी यहाँ चुन करके आए थे। लेकिन फिर भी इनका जो अनुभव है वो इनको और आगे लेके आया होगा, क्योंकि हम 1 वर्ष के इस कार्यकाल में हर प्रकार के काम इनसे करवाते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का डिजिटल सेवा ये काम हो, शिक्षा हो, लिंग समानता, स्वच्छता, कृषि, औद्योगिकरण, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, कई प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से होते हैं। तो एक मन में एक विचार आता है कि इन सब कार्यक्रमों में यदि भाग लेकर के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक है शिक्षा ज्ञान, एक है फिर उसका अनुभव एक्सपीरियंस। तो अनुभव और एक्सपीरियंस से भी आदमी बहुत कुछ सीखता है। तो इस नाते से ये जो हमारी CMGG की टोली है आज, वो भी बड़ी खुश हो रही होगी कि हमारा भी एक साथी और जो IAS की सिविल सर्विसेज में पहुंचा है। हमारे इस हरियाणा से सिविल सर्विसेज की जो संख्या गिनी जा रही थी, तो पहले दिन समाचार मिला कि 29 लोग आए हैं, फिर बढ़ते बढ़ते 32 हो गए, 36 हो गए, क्योंकि वो पूरी सूची में कोई प्रदेश का नाम लिखा हुआ नहीं होता। अभी कल तक तो मेरे पास संख्या 56 की थी, आज ये कितने 59 बता रहे हैं, 60 अब 59 हो गए हैं। तो हर दिन कोई ना कोई उसमें से निकल के आ रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में कितने लोग 700 कितने चुने गए हैं, 761। तो उनमें हरियाणा के साथ किसी भी प्रकार का संबंध है, हम उनको हरियाणा प्रदेश के नाते से जुड़ा हुआ मानते हैं। तो 60 के लगभग हमारे ये प्रशासनिक सेवा के अंदर चुन करके आए हुए बंधु, और इसी प्रकार से 29 जो हमारी जो सुपर 100 कार्यक्रम, इसमें जेई की परीक्षा पास करके आने वाले बंधु, इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं। और मैं आशा करता हूं कि हर साल ये संख्या अपनी बढ़ती रहे, ये प्रतिभा अपनी बढ़ती रहे, क्योंकि खुशी इस बात की भी है कि जेई की जो बंधु हैं सुपर 100 के, वैसे तो हो सकता और भी पास हुए होंगे, लेकिन ये सब सरकारी स्कूलों के माध्यम से पढ़े हुए ऐसे विद्यार्थी जिनके अंक 80% से ऊपर आते हैं, उनको हम फ्री कोचिंग सुपर 100 के इन संस्थानों में दिलाते हैं। और ये सुपर 100 के संस्थान पिछले वर्ष तक 2 ही थे, पंचकुला और रेवाड़ी। पिछले वर्ष भी अच्छा परिणाम आया, तो हमें लगा कि इस हम पद्धति को और आगे क्यों नहीं बढ़ाएं, तो हमने उसको 4 कर दिए। साथ में करनाल और हिसार चालू हो गए कि नहीं हो गए, अभी हो गए इस बार, लेकिन इस बार परिणाम अभी अगले बार आएगा उसका। ये जो परिणाम अगले जो 2 सेंटर बढ़े उनका अगले साल आने वाला है। अभी तो 2 ही सुपर 100 का ये परिणाम है, और अगर 4 होंगे तो मैं आशा करता हूं कि अगली बार 56 दूना 52 ही नहीं, बल्कि और इससे भी ज्यादा जाएंगे। हम लोग स्कूली शिक्षा को बढ़ाने के लिए या हायर एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, वैसे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत और घोषित की है, बहुत आयाम ऐसे नए नए जिसमें हमारी शिक्षा पद्धति को किस प्रकार से यानी राष्ट्र हित में बनाया जाए। अभी तक की जो शिक्षा पद्धति जो एक प्रकार से अंग्रेजों की जो देन थी, उस पर वही छाप पड़ी हुई थी, मैकाले की शिक्षा। लेकिन इस देश के साथ जुड़ करके चलने वाली देशभक्ति की भावना, मानव हित में काम करने वाले लोग
और कहीं अपने देश की अलग पहचान बना करके आगे चलने वाले लोग, क्योंकि समय के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं, तो बहुत सी चीज़ें बदल करके और स्व की भावना ज़्यादा पैदा हो, इस नाते से उसके अंदर बहुत से आयाम खड़े किए हैं। 3R एजुकेशन तक सीमित नहीं है, उससे आगे भी शिक्षा में बहुत कुछ होता है। नैतिकता, मोरालिटी, नेशनैलिटी, ये सब चीज़ें भी शिक्षा के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो उसका जो नेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो घोषित की है, लक्ष्य तो रखा गया कि देश भर में 2030 तक इस पॉलिसी को हम लागू करें। हमारी टीम ने बैठ करके विचार किया, सब पहलुओं पर विचार करने के बाद प्रश्न आया कि 2030 ही क्यों। सबने बड़े उत्साह से, बड़े एक दृढ़ निश्चय से तय किया 2030 नहीं, हरियाणा में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2025 तक लागू कर देंगे, 5 वर्ष पहले लागू करेंगे। क्योंकि कोई चीज कठिन नहीं होती है, काम करने के मन में प्रेरणा होनी चाहिए, कोई कठिन नहीं। हमने सारी टीम को लगा दिया है, हायर एजुकेशन काउंसिल, फिर सभी वाइस चांसलर, सभी प्राइवेट सरकारी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितना हमारा शिक्षा विभाग का पैराफर्नेलिया है, सबको कहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जल्दी से जल्दी करें। अब चीज़ें बड़ी भी हैं, छोटी भी हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय आया कि कुछ संस्थान ऐसे नहीं हो सकते कि जहां बच्चा प्रारंभ से लेकर के और आखिरी पढ़ाई तक वहीं करे, अर्थात KG to PG, ये नहीं हो सकता क्या? हमने कहा हो सकता है। हमने दोनों यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को बुलाया, कुरुक्षेत्र और रोहतक, इस वर्ष से KG to PG ये कक्षाएं शुरू कर रहे हैं। उस विद्यार्थी को बाहर कहीं नहीं जाना है, आज वो 3 वर्ष का, 5 वर्ष का वहीं आके पढ़ेगा और PG तक वहीं पढ़ेगा, ताकि उस शिक्षा संस्थान के साथ जुड़ करके और कोई लंबे समय तक भी उसकी अपनी योजना, वरना ये संस्थान बदलते बदलते भी व्यक्ति का बहुत कुछ, उसके जो रिसोर्सेज हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इस पद्धति को बहुत सराहा गया है। हमने युवक को प्रेरणा देने के लिए, पढ़ाई में वो क्यों आगे आए, कुछ ना उसके अंदर एक इंस्पिरेशन ये भी होनी चाहिए, प्रेरणा तो जागे। यहां क्या होता था, पढ़ाई की कीमत हरियाणा में बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि पढ़े लिखे नौजवान को कुछ लोग उनका जो प्रतिभा जो थी उसको नकार देते थे, कहना चाहिए हाईजैक कर लेते थे कि नौकरी में कहीं पर्ची कहीं खर्ची, ये चलती थी। पढ़ने वाले को कुछ चार्म नहीं था, पढ़ लिख करके और मुझे कुछ मिलना नहीं है तो पढ़ने का फायदा क्या है। एक चुटकुला चलता मजाक में जो हम सुना करते थे बहुत पहले, कि एक नौजवान नौकरी के लिए चला गया, परीक्षा दे के आया, परीक्षा में तो जैसे जैसे पास हुआ, इंटरव्यू के समय, क्योंकि खेल सारे इंटरव्यू के समय होते रहे हैं, इंटरव्यू के समय, साक्षात्कार के समय परीक्षक ने उससे पूछा, बेटा लाल किला कहाँ है? तो उन्होंने कहा लाल किला तो चेन्नई में है। मैंने कहा बेवकूफ़, तुझे पता नहीं लाल किला कहाँ है? अच्छा मैं बताता हूँ, ठीक बताता हूँ, कहाँ है? लाल किला कलकत्ते में है। कि देख आखिरी अवसर है, बता देगा तो ठीक, नहीं तो फिर भागना पड़ेगा। कहले अच्छा साहब ये बताओ, अगर मैं ये बता दूं कि लाल किला आगरे में है तो नौकरी मिल जाएगी? यानी कटाक्ष था। कहता यहां कुछ भी बताओगे, जो होना है वो होना है। हमने उन सब चीजों को बंद किया, मिशन मेरिट शुरू की कि नौकरी मिलेगी तो मेरिट पर मिलेगी, उसकी शक्ल देख के नहीं मिलेगी। बहुत कठिनाई झेलनी पड़ी, लेकिन जब उस चीज को हमने लागू कर दिया, पिछले 5 वर्ष का जो पहला कार्यकाल है, 83,000 ऐसे मेरिट के ऊपर हमने जो भर्ती शुरू की, चाहे वो किसी भी A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास, सब की 83,000 हमने अपॉइंटमेंट्स मेरिट के ऊपर की हैं। चाहे पुलिस की भर्ती थी, वो भी TRP प्रोसेस, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के माध्यम से उनकी भर्ती की। तब ये विद्यार्थियों को लगा कि नहीं, वास्तव में पढ़ाई का महत्व है। और उसके बाद जितने कोचिंग सेंटर खाली थे वो सारे भर गए। कोचिंग सेंटर वाले धन्यवाद करके गए, आपके कारण से हमारे कोचिंग सेंटर भर गए हैं। लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरीज
हिसार की लाइब्रेरी का मुझे समाचार मिला कि वो आवरली, क्योंकि सीमित संख्या होने के कारण से स्लॉट देते हैं, आवरली स्लॉट में रात को 2 बजे से लेकर 3 बजे तक स्लॉट में भी विद्यार्थी जाकर पढ़ने के लिए वहां जाते हैं, रात को 2 बजे, क्योंकि पढ़ाई करनी है, तभी कुछ मेरिट में बनेगा। तो इस मिशन मेरिट को हमने शुरू किया। जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें थी ह्यूमन इंटरफेस की बजाय, उनको सबको एक ट्रांसपेरेंट तरीके से टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर ऑनलाइन किया। हमने ये जो कर्मचारी हैं इनकी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी ये लागू की, सबसे पहले अध्यापकों में की, बड़ी संख्या है। और जब कभी हम अपने शासन से पहले सेक्रेटेरिएट में आते थे और संयोग से 4th फ्लोर मुख्यमंत्री वाला जो फ्लोर होता है वहां जाके देखते तो भीड़ लगी होती थी ट्रांसफर वालों की, भरा रहता था। क्या तमाशा है? तमाशा ये है हर आदमी पर्ची लेकर के दौड़ा होता है। हमने कहा इसको बंद करेंगे, और ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के बाद वो 80,000 टीचर, 93% टीचर ऐसे हैं जो इस सिस्टम से संतुष्ट होकर गए हैं, 93%। अब कोई टीचर ट्रांसफर के लिए हमारे पीछे पड़ता है? बताइए, अधिकारी शिक्षा वाले आता है कोई? शिक्षा मंत्री के भी ऑफिस में नहीं आते। मौज हो गई क्योंकि ये एक परेशानी है, उस परेशानी को दूर कैसे करना। केवल यही नहीं, हमने तो कहा जितनी समस्याएं हैं मानव जीवन की, यानी उनके रहन सहन की शैली की, उन सब समस्याओं की जानकारी लो और उसका हल निकालो। हर एक चीज का हल है, कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान नहीं हो। तो समस्याओं को लाने के बाद समाधान करना हमारा काम है। हमने निरंतर कई चीजें, गांव के अंदर स्वामित्व योजना हमने चलाई, हमने सीएम विंडो के माध्यम से लोगों की पर्चियां पकड़ के उनके घर में बैठे हुए उनको काम दिया, पीडीएस सिस्टम, उनको बायोमेट्रिक्स के आधार पर वो सब किया। बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस भी हम लेने लगे। ये तो ठीक है, कोविड में थोड़ा राहत मिल गई है सब कर्मचारियों को, वरना तो एक बार कर्मचारी से परेशान हो गए थे, क्या सुबह 9 बजे जाकर के अंगूठा लगाओ। मैंने तो ये कहा कि एक मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर भी लगा दो बायोमेट्रिक मशीन, मेरी भी हाजिरी तो लगे, मैं कितनी देर जाता हूं वहां। तो आखिर हमारी ड्यूटी है, उस ड्यूटी का पालन करना, समय का पालन करना। नहीं, आपको अगर आना है, छुट्टी लेनी है, तो छुट्टियां बहुत हैं, ऐसा नहीं कि छुट्टियां कम मिलती हैं, बल्कि कई बार तो लगता है कि छुट्टियां ही ज्यादा, थोड़ी ये भी कम कर देनी चाहिए। क्यों? आखिर हमारे साल में 365 दिन है। अब व्यक्तिगत जीवन के लिए जितना सप्ताह में 1 दिन चाहिए, 2, चलो अब तो 2 मिल जाते हैं, कोई बात नहीं, उसके बाद भी लगातार साल भर में 50-60 छुट्टियां और चली जाती हैं। 50-60 चले गए, क्या बचा? बाकी साल में कुछ बचा ही नहीं। अब ये चीजें सुधार के हमको आगे बढ़ानी है। मैं आपके सामने ये विषय इसलिए रख रहा हूं कि आप जिस ओर आगे कदम बढ़ा रहे हैं, खास करके सिविल सर्विसेज वाले लोग, इन सब चीजों पर बारीकी से सोचना है। क्यों? अगर मन में यह आ गया कि जो चल रहा है उसको चलने दो, हम क्यों बीच में चक्कर में पड़े, या कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो सकता, अगर ये सोच बन गई तो हम सुधार नहीं कर सकते सिस्टम में। सुधार तभी कर सकते हैं कि हां, जो समस्या उसको हल करने के लिए इसका हल हो सकता है, हल हो सकता है, फिर उसके पीछे पड़ जाएंगे हम। मुझे तो 7 साल का कार्यकाल अपना ये ध्यान में आता है कि समाज की जो समस्याएं उनको सबको हल करने के लिए हम लगे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी का। कभी कभी हमको लगता था पता नहीं हम जो कर रहे हैं ठीक है कि नहीं है, लेकिन कल जो उन्होंने मोहर लगाई है और जिस प्रकार से उन्होंने कहा है, तो मुझे संतोष हुआ कि हम ठीक दिशा में चल रहे हैं। अंत्योदय जो वास्तव में हमारे दिल के निकट पहुंचना चाहिए कि आखिर समाज में हमारे जिम्मे कल्याणकारी व्यवस्थाएं बनानी है, तो कल्याण तो उसी का जिसकी जरूरत है। जिसकी जरूरत नहीं है उसको कल्याण की क्या करना, उसका वो अपना कल्याण अपने आप कर रहा है। लेकिन जो वास्तव में गरीब है, वास्तव में जो किसी चीज का पात्र है पाने का, वो सरकारी योजनाएं बनती हैं। लगभग 580 योजनाएं सरकारी आज हैं, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की। हम लोगों के सामने परोस देते हैं, अखबार में प्रकाशित कर देते हैं, या कोई पत्रक भेज के उनको बता देते हैं, बोर्ड लगा देते हैं
जिसको जरूरत है आकर के फार्म भरो और ले जाओ। अब जिसमें थोड़ा समझदारी है, थोड़ा दमखम है या थोड़ा चालाकी है, वो सब प्रकार की योजनाओं का लाभ ले जाएगा। लेकिन वास्तव में जिनकी जरूरत है, कई बार तो ऐसे लोग भी हैं उनके मुंह में जबान भी नहीं है, वो पहुंच भी नहीं सकते उस काउंटर पर, और काउंटर पर पहुंच जाते हैं तो सामने जो बैठा हुआ वो कैसे बहका करके उनको भगा देगा, उसके नए कई नमूने हैं। उसको उसके मन में पीड़ा नहीं होती कई बार कि मुझे ये वास्तव में इसकी जरूरत है, इसको पूरा करना है। हमें समाज के हित में, समाज मेरा है इसलिए वो हित भी क्यों करना है, क्योंकि समाज मेरा है, ये सोच करके मुझे इसकी पीड़ा को दूर करना है। उसके प्रति संवेदनशीलता, सेंसिटिविटीनेस, ये चाहिए। अगर हम उसके प्रति सेंसिटिव हैं तो हर रास्ता खोज के उसको बताएंगे तुम्हारा भला इस तरीके से हो सकता है। तो ये आज से ही, अभी तो हमारी ट्रेनिंग होनी है, ट्रेनिंग में अपना जो मंसूरी का इंस्टीट्यूट, लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट है ना, अब उसका नाम लाल बहादुर शास्त्री रखा गया होगा तो बड़ा सोच समझ कर रखा गया होगा। क्यों रखा गया होगा? लाल बहादुर शास्त्री के जीवन की कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो वास्तव में प्रेरणा देती हैं। जब कभी वो आज़ादी के आंदोलन में शिरकत करते थे, सारे नेता, बहुत लोगों ने उस समय किया आज़ादी के समय, तो एक बार उनको जेल हो गई। जो संगठन थे जो इस काम में लगे हुए थे, वो संगठन के लोग उनके परिवार के लोगों को जो आवश्यकता होती थी खर्चे के लिए, वो घर में पैसा पहुंचाते थे। तो एक बार इनकी पत्नी इनको मिलने के लिए आई जेल के अंदर, तो उन्होंने पूछा घर का काम ठीक चल रहा है? उन्होंने कहा वो जो संगठन के लोग आते हैं और वो हर महीने मुझे पैसे दे के जाते हैं, मैं उससे काम चला लेती हूँ। कितना पैसा दे के जाते हैं? उनका मुझे 50 रुपया हर महीने मिलता है। तो 50 रुपये में काम चल जाता है कि गुजारा तो 40 रुपये में हो जाता है, 10 रुपये में बजा के रख लेती हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी ने सुना, पत्नी चली गई, तुरंत कागज उठाया और पत्र लिखा उस संगठन को कि आप मेरे घर में 50 रुपये भेजते हैं, मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूं, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि आप अगले महीने से 50 नहीं 40 रुपये भेजना, 50 मत भेजना। ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री। तो लोकमान्य तिलक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि दिन भर ये संगठन का काम करते थे और संगठन के ऑफिस में जाकर के वहां सब कुछ करते थे। पेन होता है, पेन उस समय भी था, जेब में रख के ले आते थे। घर में आते थे, पेन अपना पास रखते ही थे। घर में जब आते थे तो अपना घर का काम करना होता था तो उस पेन का उपयोग नहीं करते थे, दूसरे पेन का उपयोग करते थे कि ये मेरा सार्वजनिक सामाजिक पेन है, ये मेरा घरेलू पेन है, मैं घर के पेन की शाई से अपना घर का काम करूंगा और सामाजिक पेन से समाज का काम करूंगा। ये लोकमान्य तिलक की बात आती है। तो कितना अपने आप ये अंतर समझ में आते हैं चीजों के कि समाज क्या है, मैं क्या हूं, मुझे समाज को कुछ देना है, लेना नहीं है। और ये केवल बड़े होने के बाद ये अकल आई तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये समझ आज ही आनी चाहिए। और अगर कहीं हमने सोच लिया कि भाई ठीक है, आज हम अच्छे अंकों से पास हो गए हैं, अंकों से पास होने के बाद कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, और मुझे तो नौकरी करनी है और नौकरी करके पैसा कमाना है, ये सोच अच्छी नहीं है। क्योंकि समाज के अंदर एक अच्छी दिशा देना, ये हमारी तरफ लोग देखेंगे। जब हम उच्च कोटि के अफसर बनेंगे कहीं, आखिर समाज तो हमारे इस नेटवर्क को, आईएएस के नेटवर्क को, लोकमान्य अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस सिस्टम को क्या कहा था? आयरन स्टील फ्रेमवर्क ऑफ स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। यानी स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया का मतलब इसी के ऊपर हमारा भारत खड़ा हुआ है। ये जो ताना बाना है ये बड़ा मजबूत है, स्टील फ्रेम का, लोहे जैसा। अगर ये कहीं हिल गया या इसके ऊपर से समाज का विश्वास उठ गया तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। पॉलिटिकल लोगों को तो कई बार विश्वास हो जाता है तो सत्ता में ले आते हैं, 5 साल वाला विश्वास उठता है तो उठा के फेंक देते हैं। लेकिन एक आईएएस आईपीएस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के ऊपर विश्वास बना रहना चाहिए। और वो तभी बना रह सकता है जब हम मजबूती से अपने संस्कारों के साथ, एक दिशा जो समाज को देनी है उसके साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम जो अपना
जिम्मेवारी है, अपना दायित्व है, उसको हम पूरा करेंगे। आज आप लोग यहाँ आए हैं, परिवार के सब लोग आए हैं, सभी को प्रति ये जो सम्मान समारोह है, इस समारोह में आप सबके प्रति मैं अपनी ओर से अभिनंदन भी करता हूँ। आपके माता पिता को भी बहुत बधाई देता हूँ, शिक्षकगण को बहुत बधाई देता हूँ। और इसी प्रकार आप अगले वर्षों में इससे बड़ी संख्या में आप लोग चुन करके आएँ, अपनी मेहनत परिश्रम के साथ आगे बढ़ें, देश और समाज की चिंता करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार श्रीमान, उद्बोधन के लिए भी और जो प्रेरणाएं आपने दी हैं उनके लिए भी। कुछ प्रतिभाओं के साथ माननीय अगर आप इंटरेक्शन करना चाहें। सबसे पहले मैं देवयानी से अनुरोध करूंगा, माइक दे दे प्लीज। ग्यारहवां रैंक देवयानी का रहा है, तालियां बजा दीजिएगा देवयानी के लिए। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा सरकार, मंचासीन सभी अतिथिगण, इस हॉल में उपस्थित सभी अतिथि, सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स और उनके अभिभावक, सभी को मेरा सादर प्रणाम। सर, मेरा नाम देवयानी है। इस साल की सिविल सर्विस परीक्षा में मैंने 11वां स्थान हासिल किया है। मैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के धारी मानगढ़ गांव से बिलोंग करती हूँ। पिछले साल भी मेरा अपनी इस परीक्षा पास करने का श्रेय कुछ पिताजी को भी दे रहे हैं? बिल्कुल सर, मेरे पिताजी भी प्रशासनिक सेवा में ही है, तो घर में ही बैठे हैं, यही बैठे हैं जी, यही है। घर में ही एक प्रेरणा का माहौल शुरू से ही था और उस चीज को मैं बड़ा श्रेय देती हूँ पापा को कि मैंने एग्जाम में बहुत फेलियर्स भी देखे हैं, लेकिन उनमें मेरे फादर ने, मदर ने मुझे बड़ा मोटिवेट किया कि उनसे घबराते हुए, उनसे हार ना मानते हुए हमेशा कंटिन्यूसली तैयारी करने के लिए भी प्रेरणा दी है। सो आई रियली थैंक देम फॉर दैट सर। सर, जब मुझे बोला गया कि मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करनी है, तो एक विचार मेरे मन में बार बार आया कि हरियाणा प्रदेश जो जनसंख्या के हिसाब से देश का बड़ा छोटा प्रदेश है, लेकिन जितने सिलेक्शंस हरियाणा से हो रहे हैं, सिविल सर्विसेज में 58 सिलेक्शंस हैं और जेईई के इतने स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं, वो दर्शाता है कि हरियाणा में पढ़ाई का बहुत कल्चर डेवलप हुआ है और निसंदेह उसमें पेरेंट्स का और शिक्षकों का बहुत बड़ा रोल रहता है, लेकिन सरकार का भी उसमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है और उस चीज की एक लाभार्थी मैं भी रही हूँ। तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ हरियाणा सरकार को भी इस चीज के लिए। सर, इस परीक्षा में ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था। शुरू के सालों में मैंने बड़ी असफलताएं देखी। मुझे यूं भी लगा कि मैं कोशिश कर रही हूँ, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, शायद मैंने गलत लाइन चूज कर लिया, बीच बीच में ये विचार भी आया। लेकिन आज जब मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं इस तैयारी की दूसरी तरफ खड़ी हूँ, तो मुझे लगता है कि की गई मेहनत और अर्जित किया गया ज्ञान कभी भी विफल नहीं होता, कभी भी वेस्ट नहीं जाता। और जैसे ही अब मैं प्रशासनिक सेवा ज्वाइन करने की तरफ जैसे ही बढ़ रही हूँ, तो ये लेसन मैं अपने साथ कैरी करती हूँ कि प्रशासनिक सेवा में बहुत ऐसे मौके भी आएंगे जब लग रहे हैं कि मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रगति होनी चाहिए वो नहीं हो रही। लेकिन उस समय हमेशा उन परिस्थितियों से घबराना नहीं है, अपना मसूबा कायम रखना है और उसी मेहनत के साथ आगे बढ़ते जाना है। सर, अंतिम बात जो मैं कहना चाहूंगी वो ये है कि जिस तत्परता के साथ, जिस तल्लीनता के साथ मैंने तैयारी करी है, मैं सबको इस हॉल में आश्वस्त करती हूँ कि उससे ज्यादा तत्परता के साथ मैं समाज सेवा और देश सेवा के तहत अपना योगदान दूंगी। आपने स्टेट कौन सी चूज की है? सर, चूज तो हरियाणा ही करी है। कहीं ऐसा ना हो कि इस सेवा को कहीं और ले जाओ। हरियाणा ही करी है सर। बहुत बढ़िया। देखिए, पहली बार कोई परीक्षा देता है तो स्वाभाविक है, मन में एक उत्साह होता है, उमंग होती है, पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, हम पास हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये रहता है कि चलो पहली बार नहीं तो दूसरी बार तो हो ही जाएंगे। तो दूसरी बार तक तो जितना उत्साह पहली बार का होता है उतना ही बना रहता है। लेकिन दूसरी बार भी
परीक्षा पास ना हो तो फिर थोड़ा डगमगाने लगता है आदमी कि 2 बार पास नहीं हुए, पता नहीं तीसरी बार होंगे कि नहीं होंगे। तीसरी बार थोड़ा हिम्मत करके आदमी जुटता है, चलो एक चांस और ले लो, और तीसरी बार भी नहीं होता, चौथी बार वो हिम्मत कहां से आती है और 5वीं बार फिर कहां से आती है कि मैं भी नहीं समझ पाया। बहुत आपको इस बात का साधुवाद कि आपने 5वीं बार में भी अपने यानी अभ्यास करके और परीक्षा दे करके आपने उत्तीर्ण किया है। ये आपकी जो हिम्मत है, आपका जो साहस है, ये उसका परिणाम है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार देवयानी आपका। इनके बाद मैं प्रणव से निवेदन करूंगा जो मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी भी रहे हैं, अपनी बात कहेंगे। हाँ। माइक दीजिएगा प्लीज। विजय वर्गीय। जी सर, विजय वर्गीय। प्रणव विजय वर्गीय। सर सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आपके सामने मुझे आने का मौका मिला और सारे बैचमेट्स, सारे जो भी लोग उपस्थित हैं, बहुत गर्व की बात है। सर, इस सफलता का सारा श्रेय मैं हरियाणा सरकार को, CMGJ प्रोग्राम को और डॉक्टर राकेश गुप्ता सर को देना चाहूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि CMGJ प्रोग्राम पूरे भारत में नहीं है, पर यह हरियाणा गवर्नमेंट में है और ये एक बहुत ही इनोवेटिव इनिशिएटिव है जो मुझ जैसे युवाओं को अलग अलग बैकग्राउंड में जो भी युवाओं हैं उन्हें एक अवसर देता है कि वो सरकार के साथ आकर काम कर सके, बेहतर समझ सके, अपनी स्किल्स के थ्रू सुशासन सहयोगी के रूप में एक बेहतर कंट्रीब्यूशन कर सके और पूरे प्रोसेस में एक प्रेरणा ले सके और आगे बढ़ने के लिए और बेहतर काम करने के लिए। सर, मेरा मानना है कि इस प्रोग्राम के थ्रू ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें हमने काम नहीं किया है, ऐसा कोई भी स्तर नहीं है। हम ग्रामीण इलाकों में जाके भी काम करे हैं, सारे डिपार्टमेंट्स के साथ काम किए हैं, आपके साथ मिलके बहुत प्रेरणा ली है। तो उस पूरे प्रोसेस ने इतना मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन दिया है कि जैसे दिव्यानी का 5th अटेम्प्ट था, सर मेरा 3rd अटेम्प्ट था। तो बहुत सारे ऐसे दिन आते थे जब लगता था कि क्या मुझे अब छोड़ देना चाहिए, पर फिर मैं ये अपने CMGJ वाले दिनों को याद करता था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम किया उसे याद करता था और वो अपने आप में इतना विश्वास और प्रेरणा भर देता था कि लगता था कि नहीं, जब तक सफलता नहीं तब तक तो छोड़ ही नहीं सकते। और फिर जब इस बार सफलता किंग एंड द स्पाइडर। जी सर, तो मैं तहे दिल से मानता हूं कि पूरी सफलता में पूरा कंट्रीब्यूशन हरियाणा का है और CMGJ प्रोग्राम का है। एक आपका साथी CMGJ आज भी मेरे साथ पास है, मालूम है? जी सर, मोहित है। मोहित है भाई, एक CMGJ मैंने इसके साथ रखा हुआ, उसी बैच में से मोहित से। बहुत अच्छे ये ग्रुप होते हैं CMGJ के, हमारे टैलेंटेड होते हैं सारे, न केवल देश से बल्कि कई दुनिया के और यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोग भी उस ग्रुप में आ जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया प्रणव। इनके बाद आयुष गुप्ता 74वां रैंक जिनका है। आयुष गुप्ता। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच में आए, अपना समय दिया। मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा नाम आयुष गुप्ता है जी, मेरा ये 3रा अटेम्प्ट है इस परीक्षा का और मैं पेशे से इससे पहले वकील था। मैं पंचकुला जिले से हूँ। मैं अपनी कुछ तैयारी की एक जो मेरे को सबसे जरूरी चीज लगी, मेरे को लगता है कि निरंतर संघर्ष करना सबसे एक जरूरी बात है, जिसकी वजह से मेरे को लगता है मैं और सारे लोग बैठे हुए यहाँ पे जो सफल हुए हैं, और आपकी बातें सुनकर अभी बहुत इंस्पिरेशन मिली मेरे को। आपने जो बातें कही कि हम स्टील फ्रेम है, और इसी भावना को लेकर मैं हमेशा चाहूंगा कि मैं समाज की सेवा करूं। दूसरी चीज, मैं ये भी कहना चाहूंगा, हम उसी महान संस्कृति से आते हैं जो हमें सिखाती है कि हमारा फर्ज कर्म करना है, और इसी हमें निरंतर कर्म करके अपने देश सेवा में लगना है, और यही मेरा प्रयास रहेगा।
एक और चीज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे दरखास्त करना चाहता हूं कि आप अपनी अगर विजन शेयर करें हमसे कि आप कहां देखते हैं देश को, प्रदेश को अगले कुछ सालों में, वो हम सबको और भी इंस्पिरेशन देगी ताकि हम सब मिलकर उस विजन की तरफ एकजुट होकर काम करें। बहुत बड़ा प्रश्न है, प्रश्न छोटा है, उत्तर बहुत बड़ा है, कई दिन लग जाएंगे। लेकिन संक्षेप में भी कहना हो तो हर किसी की इच्छा होती है सर्वोच्च क्या होता है, तो सर्वोच्च को छू लूं मैं, आकाश को छूना ये सबकी इच्छा होती है। कैसे छुएंगे वो एक अलग प्रोग्राम है, किस प्रकार से छुएंगे वो अलग प्रोग्राम है। लेकिन अगर मैं देश और प्रदेश की बात करूं तो हमारा प्रदेश देश के सब प्रदेशों में अग्रणी कैसे बने, इसके लिए काम करना है। अगर देश की बात करूं तो देश दुनिया का विश्व गुरु कैसे बने, इस तरीके से काम करना है। रास्ते तो अनेक हैं, लक्ष्य अपना एक है, तो किसी भी रास्ते को चुनेंगे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबको लगना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। इन्होंने वक्ताओं ने जो अपनी बात कही है, एक एक बात, हर बात में से कोई ना कोई सूत्र वाक्य निकला है। देवयानी ने जब कहा कि की गई मेहनत और असफलता भी जिंदगी में कभी बेकार नहीं जाती, प्रणव ने जब कहा कि जब तक सफलता नहीं तब तक विराम नहीं, और आयुष ने कहा कि निरंतर संघर्ष करना ही आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। ये सूत्र वाक्य हैं। हमारे छोटे बच्चे भी यहाँ बैठे हैं, वो भी जरूर इन सूत्र वाक्यों को अपनी जिंदगी में ढालेंगे, क्योंकि इन सूत्र वाक्यों, ये सूत्र वाक्य जिनकी जिंदगी का आधार बने हैं, हम चाहेंगे कि आपकी जिंदगी का आधार भी बने। सर, बहुत से छोटे बच्चे हमारे बीच में हैं, सुपर 100 के बच्चे हैं। और सर, बहुत सारे ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही साधारण परिवारों से हैं। अगर अंजू दुहान एक बच्ची है सर, उसकी मैं बात करूं तो उसके पापा ड्राइवर हैं जो 15-15 दिन तक घर नहीं आते। लेकिन उस बच्ची का बड़ा भाई जब IIT में गया तो इसको पता था कि मुझे भी IIT में ही जाना है और IIT में जाएगी, ये इसने सपना नहीं लिया था। सर, ये आपसे बात करना चाहती है, माइक दीजिएगा प्लीज अंजू दुहान को। मुख्यमंत्री महोदय व अन्य उपस्थित अतिथिगण सबको मेरे और मेरे सुपर 100 परिवार की तरफ से नमस्कार। आज मैं आप सभी को सुपर 100 प्रोग्राम के को लेकर जो मेरा अनुभव है वो बताना चाहती हूँ। मेरा नाम मंजू है, मैं रोहतक जिले की निवासी हूँ। कौन सा गाँव बेटे? सर, जसैया। कौन सा? जसैया। जसिया, जसिया, ठीक है। सांपला और भादौड़ के बीच में जसिया, ये इधर है गोहाना के बीच, रोहतक गोहाना के बीच। अच्छा, बोलो। मेरे पापा मजदूरी करते हैं और मेरी माता एक गृहिणी है। और 10th के बाद मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आया जब मुझे सुपर 100 टेस्ट के बारे में पता चला। इससे पहले मुझे IIT के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये कहूँ मैंने इसका नाम भी नहीं सुना था, और आज मैं वहाँ जा रही हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसका श्रेय हरियाणा सरकार और नवीन सबको जाता है। धन्यवाद अंजू। सर, मेरी आपसे एक अपील है, अब तक जैसे हमारी पढ़ाई में आपने बहुत सहयोग दिया है, वैसे ही आगे भी आप हमारे IIT की फीस में कुछ फाइनेंशियल मदद करते तो पढ़ाई में कोई कठिनाई नहीं आना चाहिए, ठीक है? हम आपके बहुत आभारी हैं। कोई कठिनाई नहीं आना चाहिए। थैंक यू सर। इनके बाद एक और विद्यार्थी हरिकिशन हमारे बीच में है, नूह से मेवात से श्रीमान वो बच्चा है। इसके पिता सड़क के किनारे जूतियां ठीक करने का, चप्पल ठीक करने का काम करते हैं और परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। 2 बहनें हैं और तीसरा ये भाई है। लेकिन ये भाई आज अपने घर के सपनों को एक नया रंग देगा, साकार करेगा। सुपर 100 स्कीम इस बच्चे के लिए कौन से इंद्रधनुषी सपने लेकर आई है, उनको साकार करने का एक रूप लेकर आई है, ये अपनी बात कहेगा। हरिकिशन। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और इस प्रांगण में उपस्थित सभी अधिकारीगण को मेरा प्रणाम। मैं
हरियाणा के ऐसे इलाके से संबंध रखता हूँ जहाँ पर शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। मैं हरियाणा के नूर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और उसी में एक छोटा सा गांव है राठीवास, जिसमें मैं रहता हूँ। और वहाँ पर सरकारी स्कूल में मैंने 10वीं तक पढ़ाई की थी और 10वीं में ही साथ के साथ तो उसके बाद हमें हमारे हेडमास्टर सर ने, स्कूल के यशपाल सर ने हमें बताया कि आपके 10th के एग्जाम के बाद एक एग्जाम होगा सुपर 100 एग्जाम, जिसको आप अगर क्वालिफाई करोगे तो आपको मुफ्त में कोचिंग मिलेगी, जिससे आप IIT JEE एडवांस जो कि UPSC के बाद 2nd नंबर पर टफेस्ट एग्जाम में आता है, उसकी आप फ्री कोचिंग लोगे और उसको आप क्रैक कर सकते हो। तो उसके बारे में बताया। तो हम लोगों को के एग्जाम हुए 10th के बाद, फिर हमने वो एग्जाम क्वालिफाई किया और हरियाणा सरकार को मैं बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ये स्कीम नहीं होती तो आज मैं एक IIT नहीं बन पाता। और मेरे घर की स्थिति ऐसी है कि मैं यहाँ तक कि IIT की फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता और न ही कोचिंग की फीस अफोर्ड कर सकता। मैं हरियाणा गवर्नमेंट का बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनकी वजह से ही आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। धन्यवाद। सर, ये तो सुपर 100 के बच्चे आपसे बात कर रहे थे। एक बच्चा हमारे बीच में ऐसा भी है जो सुपर 100 का विद्यार्थी नहीं रहा, लेकिन उस बच्चे ने भी, वो भी एक सरकारी स्कूल का बच्चा है सर, बिल्कुल साधारण परिवार से ही है। उस बच्चे के स्कूल के अध्यापकों ने बड़ी जल्दी पहचान लिया कि ये बच्चा प्रतिभावान है। उस बच्चे की सारी कोचिंग उस स्कूल के अध्यापकों ने ही कराई है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, जिला रेवाड़ी का वो विद्यार्थी है साहिल। साहिल से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी बात कहे। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी, इस सम्मान समारोह में आए मुख्य अतिथि महोदय और सभी मेरे बड़े भाई बहन, मैं जब 9वीं कक्षा में था तो मेरा सपना था कि मैं एक सिविल सेवा की, मतलब मैं UPSC की तैयारी करूंगा, क्योंकि मेरे टीचर भी कहते थे कि तुम्हारी करंट अफेयर्स जीके बहुत बढ़िया है, तुम इसकी तैयारी करना। लेकिन जब मैं 11वीं में आया तो मुझे पता चला कि एक IIT की परीक्षा होती है जो नॉन मेडिकल वाले बच्चे देते हैं। तो मुझे 11वीं में पता चला, लेकिन मैंने 11वीं में उसकी तैयारी शुरू नहीं की थी। मैं बस वही 11वीं का सिलेबस पढ़ता था। लेकिन जब 12वीं में लॉकडाउन लगा था मार्च अप्रैल में, तो मुझे अच्छा मौका मिला था कि मैं घर बैठ के उसकी अच्छी से तैयारी कर सकूं। करता हूँ कि अगर मेरे माता पिता का, मेरे टीचर का और हरियाणा सरकार का सपोर्ट नहीं होता तो मैं शायद कार्य नहीं कर पाता। बस, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत हिम्मत करना, हिम्मत, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। धन्यवाद साहिल। अब मैं निवेदन करूंगा आप सबसे कि एक एक पंक्ति में आप कृपया मंच पर आएंगे और आपको वो एक मौका, एक सुअवसर दिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ एक फोटो खिंचवाने का। विषय मैं जरूर बताना चाहूंगा भी, क्योंकि जैसे मैंने अपनी बातचीत में कहा कि अंत्योदय परिवार अर्थात वो परिवार जो किन्हीं कारणों से पिछड़े हुए हैं, जिनके परिवार में उतनी आर्थिक स्थिति नहीं है कि अपने बच्चों को पढ़ा पाए, ऐसा हमने पहचान करनी शुरू कर दी है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हर एक परिवार की इनकम वेरिफिकेशन हमने करानी शुरू कर दी है। और जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से नीचे है, अर्थात महीने का 15,000 रुपए भी नहीं कमाते हैं, उस परिवारों को उसकी इनकम के साधन कैसे जुटे, परिवार में किसी व्यक्ति को कैसे रोजगार देकर उनको आगे बढ़ाया जाए, और विद्यार्थियों के लिए जो परिवारों के विद्यार्थी हैं उनकी शिक्षा किसी भी लेवल तक जाएंगे वो निःशुल्क कराएंगे। इसलिए जिसके परिवार में कोई कमी रह गई है उन बच्चों की शिक्षा निःशुल्क होगी। बहुत बहुत आभार
ये उपहार भी उन बच्चों को देने का। अंजू की जैसी शंका थी, बहुत से बच्चों की ऐसी शंका रही होगी जिसका समाधान उनको मिल गया होगा। तो पहली पंक्ति ममता यादव से हम शुरू करके पहली पंक्ति आप आए। 8 प्रतिभाएं सबसे पहले आ जाएंगी और एक अवसर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ एक तस्वीर खिंचवाने का, क्योंकि यादों में ये तस्वीर शामिल हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो स्वयं प्रतिभाओं को हमेशा प्रेरित करते हैं और जैसा कहा भी गया है कि उनके एक एक वाक्य से हम सबको प्रेरणा मिली है, बहुत से लोगों ने इस बात को स्वीकार भी किया है। तो पहली पंक्ति के ये प्रतिभाएं आई हैं और बारी बारी से सबको बुलाया जाएगा। तालियां हो जानी चाहिए। मुस्कुराहट के साथ। धन्यवाद। दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति नजदीक आ जाएं, पहले से तैयार रहें। तीसरी पंक्ति जल्दी से पहले से तैयार रहें ताकि बीच के समय को रोका जा सके। मुस्कुराइए। धन्यवाद। तीसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति नजदीक रहें, तैयार रहें। थर्ड रो चौथी पंक्ति के जल्दी से नजदीक आ जाए। तालियां हो जानी चाहिए। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण लाखों लोग इस समय देख रहे हैं। तालियां बजा दें प्लीज। चौथी पंक्ति, पांचवी पंक्ति। लाखों लोग आपको देख रहे हैं और आपको देखकर उनको भी प्रेरणा मिल रही है। तालियां। इनके बाद पांचवी पंक्ति। पांचवी लाइन क्या? पांचवी पंक्ति की प्रतिभाएं आपके सामने। इनके बाद छठी पंक्ति। और इनके बाद सातवीं पंक्ति नजदीक आ जाएं। आखिरी पे थोड़े खुले खुले होकर खड़े हो जाएं, बहुत जगह है हमारे पास। बहुत जगह है, थोड़ा थोड़ा खुले हो जाए। आपका कौन सी रोटी? और अंतिम पंक्ति। इनके बाद विद्यार्थी जल्दी से आए, ललित और उनकी पंक्ति। रिहर्सल कराइए पहले। मुस्कुराइए। धन्यवाद। दूसरी पंक्ति।
तीसरी पंक्ति। अंतिम पंक्ति हो गया। बहुत बहुत आभार। आपकी तस्वीर जो खींची है आप तक मिलेगी, आपको अब तक पहुंचाई जाएगी। बहुत बहुत आभार श्रीमान आपका, आप सब गणमान्य अतिथियों के उद्बोधन के लिए भी और जो प्रेरणा उन्होंने यहाँ कर दिया उसके लिए भी। अब हम चाहेंगे अपने गणमान्य अतिथियों के लिए स्मृति चिन्ह उनको प्रदान किए जाएं। डॉक्टर महावीर सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि एक स्मृति चिन्ह, ताकि इस कार्यक्रम की यादें वो लेकर जाएं माननीय मुख्य अतिथि महोदय के लिए, मुख्यमंत्री महोदय के लिए। जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। शिक्षा मंत्री महोदय के लिए एक स्मृति चिन्ह, जोरदार तालियां। ज्ञानचंद गुप्ता साहब के लिए स्मृति चिन्ह, जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। आनंद मोहन शरण साहब से मैं निवेदन करूंगा कि सांसद महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आनंद मोहन शरण साहब से निवेदन के नवीन मिश्रा साहब को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। डॉक्टर जे गणेशन, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि डॉक्टर महावीर सिंह जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। डॉक्टर चंद्रशेखर खरे, महानिदेशक उच्च शिक्षा, उनको मैं निवेदन करूंगा कि श्री आनंद मोहन शरण साहब को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। बहुत बहुत आभार श्रीमान आपका। और निदेशक महोदय के लिए सर उपायुक्त साहब के लिए जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। अंशज सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इनके बाद में डॉक्टर चंद्रशेखर खरे साहब जो महानिदेशक हैं उच्चतर शिक्षा के, उनसे निवेदन करूंगा। धन्यवाद प्रस्ताव के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा ही अविस्मरणीय दिन है आज का। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी आज सिविल सर्विस के ऑफिसर जो नए नए चयनित हैं, या सुपर 100 के जो आज इंजीनियर्स हैं या उनके अभिभावक हैं, उनको ये दिन हमेशा याद रहेगा। दिस विल बी एच्ड इन देयर मेमोरीज फॉर एवर। और मुझे खुद अपना दिन 2008 का याद आ जाता है, जब ऐसा ही कार्यक्रम था जैसे सीएम सर ने आज आपको मोटिवेट किया है। तब दिल्ली में उस कार्यक्रम में श्री जगमोहन जी चीफ गेस्ट थे, तो उन्होंने एक बात कही थी, मैं थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ टॉपिक से, वो मुझे हमेशा याद रहती है। मैं ज़रूर आपसे एक बार शेयर करूँगा 30 सेकंड में। उन्होंने कहा कि आप सब ने मेहनत की है, आप लोग यहाँ पहुँचे हो, इसमें आपका रोल है मेहनत का, लेकिन साथ ही साथ इसमें रोल है सरकार का और इंस्टीट्यूशन का, जिन्होंने आपके साथ न्याय किया है। अगर सरकार चाहती तो आपकी मेहनत के बावजूद भी ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पहुँच जाते। तो अब चूंकि आपके साथ जस्टिस हुआ है, तो आपने ये हमेशा याद रखना है कि आपने भी लोगों के साथ जस्टिस करना है। और एक आप चीज़ नोट करें कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 2 घंटे से लगभग आपके साथ हैं, तो ये कमिटमेंट ये दिखाती है कि सिर्फ आपको फेलिसिटेट करना ही यहाँ आज का कार्य का मकसद नहीं था। ये मकसद है कि वो बच्चे जो आज स्टडी टेबल पर बैठे हैं,
उनको बताना है कि हरियाणा सरकार आपकी डिलीजेंट मेहनत के साथ है और कमिटेड है कि हमने एजुकेशन का लेवल स्टेट का बढ़ाना है ताकि और भी हमारी स्टेट की डेवलपमेंट हो और देश की भी डेवलपमेंट हो। तो ऐसा आज मैसेज हमारे सीएम सर ने दिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जो कि अंत्योदय के संरक्षक हैं। आप आज यहां आए और आपने अपना मार्गदर्शन हम सबको दिया। धन्यवाद सर। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी का, जिनके सहयोग के बिना आज ये कार्यक्रम संभव नहीं था। मैं कृतज्ञ हूं माननीय अध्यक्ष विधानसभा श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी का व माननीय सांसद अंबाला श्री रतन कटारिया जी का कि आप यहां आए और आपने हमारे साथ ये वक्त गुजारा और सभी बच्चों को प्रेरित किया। मैं डॉक्टर महावीर सिंह ACS सेकेंडरी एजुकेशन, श्री आनंद मोहन शरण प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन, डॉक्टर जे गणेशन डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, डॉक्टर अंशज, आप सबका भी बहुत बहुत सहयोग के लिए स्वागत और धन्यवाद करता हूं। मैं जिला प्रशासन का और DC साहब का, जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से करने में मदद की, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं करता हूं आप सब अचीवर्स का, जिन्होंने हमारा सबका नाम ऊंचा किया है, शान से हमारा सिर उठाया है और हरियाणा का नाम सब तरफ आपने फैलाया है। और पेरेंट्स का भी, जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों को समझा और उनको सहयोग किया, जिससे आज गर्व से हमारा सर ऊंचा है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके लिए चाय की व्यवस्था है और आपसे निवेदन है कि आप चाय पीकर जाएंगे। एक बार फिर से अपनी सभी गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत आभार।